सन्नो मित्राः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। राष्ट्ररक्षा समं रक्षा पुण्यं राष्ट्ररक्षा सममृतं राष्ट्ररक्षा समं यज्ञो दृष्टो नैव च दृष्टो नैव च। अभी हम सभी लोग बड़ी ही सुंदर प्रकार से राष्ट्र के विषय में सुन रहे थे। उपस्थित पूज्य स्वामी जी, सभी हमारे आर्य संतगण, क्योंकि संबोधन ज़्यादा लंबा करेंगे तो समय कम है, सीमित है, इसलिए समस्त विद्वानगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, चर्चा बड़ी ही विशेष चल रही थी राष्ट्र के संबंध में। आज का विषय भी राष्ट्र है। देखिए, हमारे जीवन में कई कार्य महत्वपूर्ण होते हैं इस जीवन को मानव बनाने के लिए, क्योंकि वेद ने कहा है मनुर्भव। हाँ जी, वेद क्या कहता है? मनुर्भव। इससे हमको ये लगता है कि हम मानव पैदा नहीं होते, बनना पड़ता है। हाँ, तो मानव बनने के लिए कुछ मुख्य कार्य होते हैं, उन्हीं में से एक कार्य है राष्ट्र की रक्षा, उन्नति। क्यों जी? अच्छा, विचार ये हमको करना है कि राष्ट्र किसको कहते हैं। किसी की रक्षा करनी हो तो पहले उसे पहचानना पड़ेगा। क्यों जी? मान लो हमको भैया जी की रक्षा करनी है और हमको पता ही नहीं इनमें से कौन से भैया जी की रक्षा करनी है और कौन से भैया जी हैं, तो हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, अर्थात कैसे भक्ति कर सकते हैं? तो राष्ट्र भक्ति करने के लिए हमको ये समझना होगा कि राष्ट्र क्या है। क्यों जी? हाँ जी। अच्छा, राष्ट्र क्या है? किसी को पता है? किसको राष्ट्र कहते हैं? नहीं, मैं पुरानी ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नई नहीं है ये बात। आप लोगों ने सुना भी होगा राष्ट्र किसको कहते हैं। कहते हैं राष्ट्र के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, पता है किसी को? हाँ जी, कहते हैं राष्ट्र के 4 अंग होते हैं। पहला अंग होता है देश, जगह, भूमि। कहा एक देश को राष्ट्र बनने के लिए उसके पास जगह होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए। हाँ जी। दूसरा अंग क्या होता है जी? कहा दूसरा अंग होता है वहाँ बसने वाले लोग, नागरिक, जो पूर्ण श्रद्धा रखते हो उस राष्ट्र में, वो ना कि ऐसे नागरिक जो श्रद्धा कहीं और रखते हो, पर उससे राष्ट्र नहीं बन पाएगा। राष्ट्र भी उन्हीं नागरिकों से बनेगा जो उस राष्ट्र में श्रद्धा रखते हो। हाँ, और तीसरा अंग क्या चाहिए होता है जी? बड़ा विशेष अंग चाहिए होता है, कहते हैं संस्कृति। उस राष्ट्र की अपनी संस्कृति होनी चाहिए। और चौथा अंग होता है जी, उस राष्ट्र की जमीन पर उन लोगों का अपना अधिकार भी होना चाहिए। क्यों जी? हाँ, उस राष्ट्र की जमीन पर, माने भूमि पर, उनका अपना अधिकार भी होना चाहिए। अब हमको इन्हीं 4 अंगों पर विचार करना है। राष्ट्र की रक्षा तो जब ही होगी, हमको ये भी तो विचार करना क्या हमारे ये 4 अंग विशेष में अभी वर्तमान में सुरक्षित हैं क्या? क्यों जी? ये विचार करना ना। कहते हैं जिसके अंग सुरक्षित रहते हैं पूर्ण सुरक्षित वही है, और जिसके अंग भंग हो जाएं वो सुरक्षित नहीं है। तो हमको विचार करना है कि राष्ट्र में ये जो 4 अंग हैं वो हमारे सुरक्षित हैं। प्रथम अंग क्या था? भूमि। तो ये तो हमको भूमि देखनी होगी, हमारी सुरक्षित है अथवा नहीं है। क्यों जी? हाँ जी, भूमि हमारी सुरक्षित है अथवा नहीं है वर्तमान में? हाँ जी, सुरक्षित नहीं है भूमि, विचार करना होगा। और भूमि को सुरक्षित रखने के लिए जो हमारा तीसरे नंबर का अंग है उसको संभालना होगा। प्रथम भूमि को सुरक्षित करने के लिए तीसरे नंबर के अंग को, जो कि है संस्कृति। कहते हैं जब तक संस्कृति सुरक्षित नहीं होगी तब तक हम भूमि की रक्षा नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं था कि हमारे पास सैनिक कम थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास शस्त्र कम थे, फिर भी हमारी भूमि छिन गई। कारण क्या था जी? कि हमारी संस्कृति मिट गई थी। भाई पाकिस्तान ये किस में था? विचार करिए। 1947 से पहले ये पाकिस्तान कहाँ था? हाँ जी, भारत में था? कहीं दुनिया में था ही नहीं पाकिस्तान, भारत ही एक देश था। ये क्यों पैदा हुआ, क्यों बना? विचार करिए। वहाँ से हमारी संस्कृति समाप्त हो गई, और जब हमारी संस्कृति समाप्त हो गई तो वो एक देश बन गया पाकिस्तान, एक देश बन गया बांग्लादेश, अनेकों देश बन गए। हाँ, राष्ट्र बन गए ना अनेकों। कब बन गए? जब हमारी संस्कृति विकृत हुई। देखिए समय कम है, कम समय में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, प्रकरण को समझाने का प्रयास करेंगे सरलता से। तो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण हमारी संस्कृति है, और संस्कृति के लिए क्या महत्वपूर्ण है? संस्कृति कैसे सुरक्षित रह सकती है? तो कहते हैं संस्कृति दो चीजों से सुरक्षित रहती है। कहते हैं एक क्या है? संस्कृति के प्रति माता पिता का दिया हुआ संस्कार बालकों को, वो संस्कृति को सुरक्षित रखता है। और दूसरी शिक्षा, और दोनों हमारी विकृत हो गई हैं जी। ना तो माता पिता संस्कार अच्छे दे पा रहे बच्चों को, और ना ही हमको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। हमको शिक्षा कौन सी पढ़ाई जा रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे जीवन में तो कभी आया नहीं, हमने हाई स्कूल में पढ़ा, कहीं प्रयोग में ही नहीं आई वो शिक्षा। व्यर्थ है शिक्षा, इस शिक्षा का कोई अभिप्राय नहीं है। हमको वो शिक्षा पढ़नी चाहिए जो हमारे राष्ट्र की उन्नति कर सके, जो हमारी संस्कृति की उन्नति कर सके। और जब हमारी संस्कृति उन्नत होगी तभी हमारा राष्ट्र बढ़ेगा। और राष्ट्र को उन्नत तभी कर सकते हैं जब संस्कृति उन्नति होगी। तो कहा शिक्षा हमारी खराब हो गई। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? कहा वेदों के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय तृतीय समोल्लास में शिक्षा के बारे में ही लिखा है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। हाँ जी, कहते हैं बच्चों को संस्कार भी नहीं आज के समय में मिल पा रहे, जो हमारी संस्कृति को विकृत करते चले जा रहे हैं। कहा माताओं और पिताओं को बच्चों को उत्तम संतान बनाने हेतु अच्छे संस्कार भी देने पड़ते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कहते ना, अभी मैं कह रहा था मनुर्भव वेद ने आदेश दिया है कि मानव बनो, तो मानव बनाने के लिए उत्तम संस्कारों की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ ऋषियों ने उन संस्कारों को संग्रहित करके तैयार किया है, जो कि 16 संस्कार हैं, गर्भाधान से अंत्येष्टि तक। हाँ जी, ये तो मुख्य संस्कार, बाकी तो अनेक संस्कार हैं जी। हाँ, तो उन संस्कारों में हमने संस्कारों को छोड़ दिया, बच्चों को उत्तम संस्कार देना भी छोड़ दिया। हाँ, माताओं ने अपने दायित्व को छोड़ दिया। कहते हैं जिस देश की नारी और जिस देश का ब्राह्मण सही हो जाता है वो देश उन्नति को प्राप्त होता है। हमारे देश के ब्राह्मण भी विकृति रूप में चले गए, गिरते चले गए, गर्त में चले गए, और दूसरा स्त्रियों को भी साथ में ले गए। इस देश का सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान किया तो मैं ये छाती ठोंक कर कहता हूँ कि जो तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने इस देश का सबसे ज्यादा उन्होंने नुकसान किया, इस राष्ट्र का सबसे ज्यादा नुकसान किया। का राष्ट्र रक्षा जो प्रथम है जिसकी चर्चा चल रही थी, उस राष्ट्र की विशेषता अर्थात उसकी रक्षा कैसे हम करें, ये जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी संस्कृति है, और वो विकृत होती जा रही है। कारण दो है, शिक्षा और संस्कार। तो कहा पहले हमारी शिक्षा कैसी थी? हाँ, इसके बारे में इतिहास में पता करो तो पता चलता है कि हमारे यहाँ 7,32,000 उस समय में गांव थे। कब? कहा 1835 से पहले। 1835 का नाम मैंने क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि 1835 से पहले कुछ अंश हमारी शिक्षा का उपस्थित था, और 1835 के बाद हमारी शिक्षा समाप्त हो गई। हाँ जी, 1835 में क्या हुआ किसी को पता है जी? 1835 में यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी आया, टीवी मैकाले, उसने सारी हमारी शिक्षा को ध्वस्त व्यस्त कर दिया।
हमारे यहाँ ऐसे गुरुकुल हुआ करते थे, कहते हैं जब टीवी मैकाले यहाँ का अध्ययन करके लंदन में गया, ब्रिटेन में, तो उससे पूछा गया कि आप क्या वहाँ से अध्ययन करके आए हो, क्या देख कर आए हो भारत में। तो वो वहाँ कहता है, आज भी ये पार्लियामेंट में रखा हुआ है वहाँ की, कि टीवी मैकाले कहता है कि भारत में मैंने बहुत भ्रमण किया, जगह जगह को देखा, वहाँ मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी हो, भीख मांगता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो अशिक्षित हो। कहा साक्षरता तो वहाँ 100% है, 100% लोग पढ़े लिखे हैं। कहा उनमें महिलाएं तो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। कहता है कि वहाँ लगभग 7,32,000 गांव हैं और उतने ही गुरुकुल हैं। 7,32,000 गुरुकुलों की गणना करके ले जाता है और बताता है कि कोई ऐसा गुरुकुल नहीं है जिसमें 200 से कम छात्र हों, और कहा अधिकतम की तो संख्या 20,000 25,000 तक है। हमारे यहाँ एक गुरुकुल था, कौन सा गुरुकुल था? नालंदा, नाम सुना है? किसका गुरुकुल था जी? हमारा नहीं था, बौद्ध धर्मियों का गुरुकुल था नालंदा, लेकिन हमारे यहाँ भूमि पर बना हुआ गुरुकुल था। कहते हैं इस गुरुकुल में इतनी पुस्तकें थीं, इतनी पुस्तकें थीं, अलंकारिक भाषाओं में कवियों ने लिख दिया कि 6 मास तक आग जलती रही जब इख्तियार खिलजी ने वहाँ आग लगाई। 6 मास तक, ये अलंकारिक भाषा है, हालांकि ये कितने दिन तक जलती रही ये तो मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन हाँ जलती जरूर रही। इतनी पुस्तकें थीं, लेखकों ने कहा है कि लगभग 1 अरब मोटा मोटी वहाँ पुस्तक थी। आज के समय में दुनिया में ऐसा कोई पुस्तकालय नहीं जहाँ 1 अरब पुस्तक हो। तो कहा इतनी उच्च शिक्षा थी, जहाँ हमारे यहाँ एक बार में 20 से 25,000 छात्र पढ़ा करते थे। ऐसे एक विद्यालय नहीं थे हमारे यहाँ। नालंदा, तक्षशिला, उदयंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरा, अमेठी, अमरावती, काशी, ये विश्वविद्यालय थे। ऐसे लगभग मैंने 50 विश्वविद्यालयों के नाम नोट करके रखे हैं, जो ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। हाँ जी, हमारे यहाँ विदेशों से लोग पढ़ने के लिए, हैंग सांग आया था, उसने नालंदा के बारे में लिखा है, विक्रमशिला के बारे में भी लिखा है। उसकी पुस्तकों का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि उस समय में कितनी उच्च शिक्षा थी हमारे देश की। और हमारा देश तभी विश्व गुरु कहलाता था। आज की शिक्षा ये विश्व गुरु नहीं बना सकती। विश्व गुरु किसको कहते हैं जी? जहाँ सब पढ़ने आते हैं उसको विश्व गुरु कहेंगे ना। जहाँ विश्व के लोग पढ़ने आते हों उसको विश्व गुरु कहेंगे। और आज हमारे देश से लोग विदेशों में पढ़ने जाते हैं, ये विश्व गुरु कैसे हो सकता है? विचार करना है हमको। विश्व गुरु बनाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि हमारी शिक्षा इतनी उत्तम हो, जो वैदिक शिक्षा है उसको अपनाना पड़ेगा, और इतनी उत्तम शिक्षा हो कि लोग विदेश से हमारे यहाँ शिक्षा लेने के लिए आएं। हर विषय की शिक्षा लेने के लिए विदेश से लोग हमारे यहाँ आएं, तब हम विश्व गुरु कहलाएंगे, तब ये राष्ट्र की उन्नति होगी। राष्ट्र को उन्नति की ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रथम संभालनी होगी। और कितनी संभालनी होगी, कितनी उन्नति करनी होगी? कहा इतनी उन्नति करो कि विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आए। उसमें तो मैं प्रथम ये भी बता देता हूँ कि अगर हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की शिक्षा एकदम निःशुल्क कर दी जाए। लोग तो कहते हैं निःशुल्क तो है ही है। मैंने कहा कहाँ निःशुल्क है भाई? किसी को PhD करनी हो या किसी को MBBS करना हो, निःशुल्क होगा उसका? क्यों जी? हाँ, कितनी फीस जाएगी? कहा MBBS में तो लाखों फीस जाती है। अगर ये शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए, MBBS तक की, PhD तक की, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ विदेशी लोग यहाँ MBBS करने आएंगे, PhD यहाँ करने आएंगे। भाई यूक्रेन में क्यों लोग जा रहे हैं? भारत में हो रही 10 लाख में, 25 लाख में MBBS, यूक्रेन में हो रही 6 लाख में। तो यूक्रेन में जाएंगे ना। अब तो स्वामी जी बता रहे 20-25 हजार में हो रही यूक्रेन में MBBS। हाँ जी, तो 20-25 हजार में जब MBBS यूक्रेन में हो रही, तो यहाँ कौन करेगा? कौन पढ़ाई करेगा? यहाँ विदेश भागेंगे ना। और जब विदेश में पढ़ेंगे तो गुरु कौन होगा भाई? विदेश होगा गुरु। और जब विदेश गुरु होगा तो गुरु की बात माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी ना।
और अगर इस राष्ट्र को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हो, एक राष्ट्र, हमारे यहाँ इतिहास में आया है एक राजा हुआ समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का। कहते हैं वो एक राठी राजा था। कहते हैं उसका अलंकारिक भाषा में कवियों ने लिख दिया, कहते हैं उसका जो घोड़ा था ना अश्व, 7 समुद्रों का जल पीता था। इसका मतलब समझते हो आप कि उसने जो 7 समुद्र है ना इस पृथ्वी पर माने गए हैं, उन 7 समुद्रों पर बसी हुई भूमि पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। माने पृथ्वी को बांध रखा था। ये भी पुराणों में कह दिया कि समुद्रगुप्त ने पृथ्वी को बांध लिया था। तो बांध लिया का मतलब ये नहीं कि उसने एक जंजीर ली और इधर से उधर बांध दिया हो, ऐसा नहीं था। बांधने का मतलब ये था कि समुद्रगुप्त यहाँ इस भूमि पर बैठे बैठे कहीं भी कर्फ्यू लगा सकता था, लॉकडाउन कर सकता था, माने बंद कर सकता था, कहीं की व्यवस्था ध्वस्त कर सकता था, यहाँ बैठे बैठे कहीं की भी चालू कर सकता था। कहने का मतलब, बांधने का मतलब उसके अधीन था ये संसार। ऐसे राजा हमारी भूमि पर कब हुए? जब हमारे यहाँ की शिक्षा उत्तम थी। आज के समय में अगर ऐसे राजा बनाना चाहते हो, ऐसे सम्राट बनाना चाहते हो तो शिक्षा उत्तम करनी होगी, और उसमें भी सर्वप्रथम शिक्षा निःशुल्क करनी होगी। अगर निःशुल्क शिक्षा हम करेंगे तो विदेशी लोग हमारे पास पढ़ने आएंगे। हम कौन कहलाएंगे जी? गुरु कहलाएंगे। और गुरुओं की बात कितना भी नालायक शिष्य क्यों ना हो मानेगा, माननी पड़ेगी। और जब सारे देश हमारी बात मानेंगे तो कौन हम कहलाएंगे जी? विश्व गुरु। और विश्व गुरु क्या? एक राठी ही हम ही बन जाएंगे। जब हमारी मर्जी से संसार चलेगा, जब हमारी आज्ञाओं पर संसार चलेगा, तभी तो हम विश्व गुरु कहलाएंगे जी। हाँ जी, गुरु कौन? जिसकी आज्ञाओं पर संसार चले, शिष्य चले, वही तो गुरु है। तो संसार को यदि अपनी आज्ञाओं पर चलाना चाहते हो, इस देश की उन्नति करना चाहते हो, इस राष्ट्र की उन्नति करना चाहते हो, तो इस राष्ट्र में सर्वप्रथम अंग है शिक्षा। और दूसरा अंग की बात कर रहा था मैं, दूसरा अंग संस्कृति का कौन सा है जी? अभी बताया था मैंने, संस्कार। अब संस्कार कैसे उत्तम दे पाओगे? तो पहले तो शिक्षा उत्तम करनी होगी, तब संस्कार उत्तम दे पाओगे। प्रथम शिक्षा ही है। इस राष्ट्र की आत्मा ही समझो शिक्षा। संस्कृति को आत्मा कहा ना, तो अब संस्कृति की आत्मा है शिक्षा, उत्तम शिक्षा। और जब उत्तम शिक्षा होगी तो संस्कार भी उत्तम दिए जा सकते हैं। हाँ, संस्कार अगर उत्तम देना चाहते हो तो मेरी एक बात मान लो, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जरूर माने। एक पुस्तक संस्कार विधि और दूसरी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, केवल 2 पुस्तकों का अपने बच्चों को अध्ययन कराओ। अपने आप स्वयं अध्ययन करो। जो माताएं नहीं पढ़ सकती वो अपनी बच्चियों को पढ़वाएं और सुने बैठकर। मैं कहता हूं देखिए जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। दोनों क्रांतिकारी पुस्तकें हैं, जीवन का परिवर्तन कर सकती हैं। और जब हमारे यहाँ संस्कारित बालक होंगे, केवल शिक्षा से काम नहीं चलता है। शिक्षित कौन था? का रावण बहुत शिक्षित था, शिक्षा उसके पास बहुत थी, 4 वेदों का ज्ञाता था, ऐसा माना जाता है। प्रकांड पंडित था, लेकिन उसने अपने देश का नुकसान कर दिया ना, अपने राष्ट्र का नुकसान कर दिया ना। तो कहा संस्कार भी उत्तम होने चाहिए। अगर संस्कार उत्तम नहीं है तो चाहे कितना भी शिक्षित ब्राह्मण अथवा राजा हो, वो राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकता। ये याद रखो, जिसके संस्कार उत्तम नहीं होंगे। इसलिए संस्कार और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को संभाल के रखना पड़ेगा, दोनों की प्रथम उन्नति करनी पड़ेगी, तब हमारी संस्कृति की उन्नति होगी। और जब हमारी संस्कृति उन्नत होगी, रक्षित होगी, रक्षा होगी, तभी हमारा देश, हमारा राष्ट्र राष्ट्र बन पाएगा। जिन 4 अंगों की मैं विशेष चर्चा कर रहा था, उन 4 अंगों की आत्मा समझो, उन 4 अंगों का विशेष क्रम समझो, केंद्र समझो। वो क्या है जी? शिक्षा। इस राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए हमें वैदिक शिक्षा लानी होगी। वो शिक्षा लानी होगी जिस शिक्षा में संसार के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, वो शिक्षा लानी होगी। उसी के लिए मैं तो ये भी नहीं कह सकता क्या नाम उनके लिए लूं, ऋषि महर्षि, जिनके लिए तो सारी उपाधियां छोटी पड़ जाती हैं, ऐसे ऋषि ने हमारे यहाँ, अभी उनकी इस समय में जन्म 2 शताब्दी चल रही है, 200 वर्ष हो गए हैं। वैसे तो कुछ विद्वानों का मत है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी लिखा है कि उनका जन्म 1881 में हुआ था।
संवत, हाँ, इस हिसाब से पिछली साल माने अगली साल भी है, तो लगातार ये देश 2 साल मना रहा है, क्योंकि उसमें 2 वर्ष मना रहा है। उसमें विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का मत है 1824 में, कुछ विद्वानों का मत है 1825 में, तो 2 साल लगातार मनाई जा रही है। तो ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस भूमि पर जन्म लिया और जन्म लेकर एक बार फिर उन्होंने कहा कि आओ लौटो वेदों की शिक्षा की ओर। और अगर वेदों की शिक्षा नहीं रखोगे, वेदों के मार्ग को खो दोगे, तो याद रखो जैसे महाभारत जैसे युद्ध की परिस्थिति बनी ना, फिर दूर नहीं है, मुझे तो लगता फिर आ रहा है, बन चुकी है। हाँ जी। तो अगर उस स्थिति को, उस परिस्थितियों को बचाना चाहते हो तो फिर से लौटना होगा वेद के मार्ग पर, और राष्ट्र की उन्नति तभी होगी। इन कुछ शब्दों में, समय कम है इसलिए मैंने कुछ शब्दों में अपनी बात को रखा। धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महर्षि देव दयानंद की जय हो।